सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कोठारी आयोग के बारे में या कोठारी कमीशन के बारे में। दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, ये जो कोठारी आयोग था 1964 से लेकर के 1966 में, उसी की संस्तुतियों के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनी थी। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, यहाँ पर देखिए इसकी घोषणा कब की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1968 को। तो आपको डेट याद रखना है। इसके बाद यह नीति पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर आधारित थी। जैसा कि मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के संस्तुतियों के आधार पर, यानी कि जो भी उन्होंने सुझाव दिए थे उसी के आधार पर ये शिक्षा नीति वर्ग करने के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों, इस शिक्षा नीति की क्या-क्या खासियत थी, कौन-कौन सी बातें इसमें कही गई थी और जो आज भी हम लोगों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली जो यहाँ पर लाइन है वो आप देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता, समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा का रूपांतरण 10+2+3 पद्धति का विकास किया जाने पर जोर दिया गया। सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए, क्लास 10 तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद 2 साल का उसका इंटरमीडिएट कोर्स होता है, जिसको आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोलते हो। तो वो 2 साल का होता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, बीए बीएससी बीकॉम करते हो, वो 3 साल का होता है। तो ये जो एक पहल की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि 10th तक, उसके बाद 2 साल का इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन होगा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की ही देन है। इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों, सीधे आपको ले जाते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पर जगह दी है कि आप इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो आज हम हाई स्कूल पास करने के बाद फिर इंटरमीडिएट 2 साल का करते हैं, उसके बाद 3 साल का हम ग्रेजुएशन करते हैं, वो किसकी देन है? वो देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की देन है। अब इसके बाद हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया गया, यानी कि जो कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, लेकिन हमारी राजभाषा है। तो हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में विकास करने पर इसका जोर दिया गया, ताकि लोग हिंदी भाषा, जो कि हमारे देश में अधिकतर लोग हिंदी भाषा का यूज करते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, तो हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करना, ये भी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की देन है। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास। शिक्षा के अवसरों की समानता का मतलब क्या है? शिक्षा के अवसरों की समानता से मतलब कोई बच्चा गरीब है, अमीर है, इन सभी को नहीं देखना है। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है किसी भी राष्ट्र की। तो इसमें भी यही चीज कही गई है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर क्या है, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। यानी कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसने विज्ञान, अनुसंधान, तकनीकी, इन सभी पर बहुत बल दिया। यानी कि जब बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे, अनुसंधान करेंगे और भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, तो आप सभी लोग को पता है आज वही देश आगे है आज के समय में, करंट टाइम में, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जो अपने अधिकतर कामों को टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से आगे होने के लिए देश को आगे कदम बढ़ाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया गया। तकनीकी शिक्षा का मतलब जो लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, जो ऐसी डिग्रियां ले रहे हैं तकनीकी शिक्षा की, तो इन सब पर अधिक बल दिया गया। इसके बाद दोस्तों देखिए, नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर बल दिया गया। ये तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि शिक्षा का मतलब ये होता है व्यक्ति को नैतिकता सिखाना, व्यक्ति को किसी से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे मित्रवत रहते हैं, कैसे लोगों का सहयोग करते हैं, कैसे लोगों से घुल मिलकर समूह में रहते हैं हम, ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं नैतिक और सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत। तो ये तो सभी शिक्षा नीतियों में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इंसान को नैतिक होना और सामाजिक मूल्यों को समझने की समझ विकसित करवाना, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में आपको ये देखने को मिलेगी। अब इसके बाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको रेड पेन से यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में ही ये बात की गई है कि जो
6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन यही पूछेगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था किस शिक्षा नीति में की गई थी? तो आपको डेट याद होना, आपको सन याद होना चाहिए। अगर डेट नहीं भी याद है तो आपको सन याद होना चाहिए कि 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा सबसे पहले इसकी बात की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए कि 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले किस शिक्षा नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में की गई थी। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र को इसमें अपनाया गया। अब ये त्रिभाषा सूत्र क्या होता है इसके विषय में भी आप समझिए। आपको एक भाषा ऐसी है जो आपकी देश की भाषा है, आप हिंदी सीख रहे हो। इसके बाद एक विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा का मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हो, फ्रेंच सीख रहे हो। और एक ऐसी भाषा होनी चाहिए आपको जो क्षेत्रीय भाषा भी हो, यानी कि यहाँ पर 3 भाषाओं को लक्ष्य बनाया गया। किसी भी बच्चे को कम से कम 3 भाषा का ज्ञान दिया जाए, उसकी राष्ट्रभाषा, उसकी किसी देश की विदेशी भाषा को भी वो जाने और साथ ही साथ किसी क्षेत्रीय भाषा को भी वो जाने या फिर स्थानीय भाषा को भी जाने। तो इस तरीके से जो त्रिभाषा सूत्र था वो भी अगर एग्जाम में पूछता है कि त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षा नीति में अपनाया गया, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसको अपनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा फॉर्मूला किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया। इसके बाद दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बार बार कह रही हूँ कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो दोस्तों उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, यानी कि जो हमारे देश की जीडीपी होगी 1 वर्ष की, उस 1 वर्ष की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, अगर सच में ऐसा होता तो हमारा देश अब तक बहुत बहुत आगे निकला होता शिक्षा में। अगर संपूर्ण जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होता सही से दोस्तों, तो सही बता रहे हैं हम आपको कि जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत आगे आज के समय में होती, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में शिक्षा पर खर्च किया जाता है हमारे देश में। जीडीपी की बहुत ही कम मात्रा, यहाँ पर 6% बहुत ज्यादा। अगर 6% सच में खर्च होता तो हमारे देश में चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे अनुसंधान हो, प्रयोग हो, हमारा देश बहुत आगे होता शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन आप सभी को अच्छे से पता है कि वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में भी हमारे देश का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं आता, कोई भी तकनीकी संस्थान, कोई भी आईआईटी भी नहीं आता सही से। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि अभी भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर कितना जरूरी है सही से वर्क करना। और कहीं ना कहीं हमारे देश में, जैसे हम लोग, आप सभी को पता है कि मैं तो प्राइमरी टीचर हूँ और मैं भी जल्द से जल्द चाहती हूँ कि आप सभी लोग जल्द से जल्द प्राइमरी टीचर बने, जल्द से जल्द आप लोग का डीएलएड कंप्लीट हो और आप लोग भी टीचर बने, आप लोग भी यूपी टेट दे, सुपर टेट पास करके आए, टीचर बने। तो दोस्तों यहाँ पर जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों की। आप सभी लोगों को पता है कि प्राइमरी में टीचर्स की वैकेंसीज होती हैं, माध्यमिक में वैकेंसीज होती हैं, जो एलटी की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो लेक्चरर, चाहे वो 9-10 के लिए होती हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं, या फिर नेट की परीक्षाएं होती हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जैसे पद रिक्त होते हैं, अगर 10,000 और भरे 2,000 भी नहीं जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि शिक्षा की क्या स्थिति होगी। आज जो भी प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, इसका मुख्य रीजन यही है कि जो कमी है शिक्षकों की उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको सरकारें भर नहीं रही हैं उन पदों को। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। अब प्राइमरी स्कूलों में यही सिचुएशन है आज के टाइम में कि किसी स्कूल में तो कोई टीचर ही नहीं थे। 68,500 वैकेंसी के बाद कुछ टीचर, ऐसा कोई स्कूल नहीं रहेगा जिसमें कोई टीचर ना हो। अब कक्षाएं हैं 5 और टीचर है 1, तो आप सोचो किस तरीके से टीचर सभी स्टूडेंट्स को मैनेज करके पढ़ाता है, वो एक टीचर ही जानता है। तो अगर 5 कक्षा है तो कम से कम 5 टीचर्स तो चाहिए स्कूल में, 5 टीचर्स चाहिए। इसके अलावा भी स्कूल में बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं जिसको एक प्रिंसिपल, अगर एक अकेला टीचर है तो कम से कम इंटरवल तक का टाइम उसका चला जाता है सभी तरीके के कागज बनाने में, सभी प्रकार के ऑफिशियल काम करने में। तो कोई इस तरीके का कोई क्लर्क या इस तरीके की कोई पोस्ट नहीं होती है स्कूलों में। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं स्कूलों में, जो प्राइमरी स्कूल में खासकर अगर मैं बात करूं तो इन सब पर सरकारों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है अभी भी।
और कहीं न कहीं टीचरों की तो आवश्यकता है। ये तो मैंने प्राइमरी की बात की, चाहे आप माध्यमिक में चले जाओ या फिर 9th-10th या फिर आप राजकीय इंटर कॉलेजेस में देखिए, जो सरकारी इंटर कॉलेज हैं, कितने टीचर वहाँ पर होते हैं, कितने लेक्चरर होते हैं। डिग्री कॉलेज में सारे के सारे पद खाली चले जाते हैं। इसीलिए आज क्या हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज भी खुल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल तो खुल ही रहे हैं धड़ल्ले से। तो इस तरीके से कहीं न कहीं हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा को सही तरीके से व्यवस्थित करने की। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद हम देखेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से दोस्तों पहले क्या हुआ ये भी आप जानिए। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है। उसके बाद 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध होता है। आप सभी लोगों को अच्छे से पता है। भारत-पाकिस्तान के युद्ध में कहीं न कहीं देश को जब युद्ध होता है तो आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है। जो आर्थिक रूप से नुकसान होता है तो कहीं न कहीं हर एक विभाग को उस कमी को भरना होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। तो फिर जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना सही से वर्क नहीं कर पाती है, चूँकि आर्थिक तंगी आ जाती है देश में, तो 6% की बात की गई थी जीडीपी के, 6% खर्च किया जाएगा जीडीपी का शिक्षा पर, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो इस तरीके से फिर से नई सरकार आती है तो नई सरकार लाती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि उस समय जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे माननीय राजीव गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये पूरा सही से समझ में भी आया होगा ये पूरा चैप्टर। दोस्तों, अगली कक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मैं आऊंगी और 2 से 3 क्लास खाली आपका बचा हुआ है इस आपके पूरे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकंड पेपर है। इसमें इस तरीके से आपका ये सेकंड पेपर भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों आपके जो मेन पेपर है 50-50 नंबर के, पहला तो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ, उसका पूरा कोर्स सेकंड भी मैं खत्म कर रही हूँ और जितने भी आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया एसएसटी में, अब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं आप लोग का जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही अपना प्रेम और विश्वास हमारे चैनल से बनाए रखें। दोस्तों, आगे चलकर हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी विषयों के पीडीएफ मिलेंगे बिल्कुल फ्री। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो जो आपका चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, इससे आप जुड़े रहिए, आपको बहुत काम आने वाला है, लगातार आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करने वाला है। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए और कोविड-19 से बच के रहिए, घर से बिल्कुल ना निकलिए बिना किसी जरूरत के। बस ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।